वो तो हमारा ओबीसी क्या है कि समझ नहीं पा रहा। ओबीसी समझदार हो गया जिस दिन ऐसे मैंने कोलारस में ओबीसी को जागरूक किया है। जैसे ऐसे मेरे जैसे और लोग लगे हैं ना, तो ओबीसी तो बहुत जल्दी जागरूक हो जाएगा। ओबीसी को मात्र वोट में बदलाव लाने की जरूरत है। ओबीसी को कुछ, क्योंकि हमें हमारे अधिकार बीएसपी वैसे ही दे रही है बिना संघर्ष किए, जबकि जो लोग रोडों पे घूम रहे हैं इनका पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री जब भी नहीं दे रहे, पर उस चीज को जो लोग समझ ही नहीं रहे क्योंकि उनको जानकारी नहीं। अब मैंने कोलारस विधानसभा में समझाया तो ओबीसी सामने आया। वो क्षेत्र में आप जाएंगे, सर्वे बता देगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी मैं पहुंच गया हूं शिवपुरी के कोलारस विधानसभा में। यहां से बहुजन समाज पार्टी ने जो एक पहल करी थी कि बसपा में युवाओं की भागीदारी 50% युवाओं की भागीदारी, और मनोहर कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी मैंने बनाई है। जो लोग सब्जी का ठेला लगाते हैं, किसानी करते हैं, और जो मजदूर होते हैं, दलित वर्ग होते हैं, जो शोषित होते हैं, उन लोगों के लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई है। और वो लोग आए और चुनाव लड़ें और विधायक बने, मंत्री बने। तो ये मनोहर कांशीराम साहब का सपना था। और मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं और किरार धाकड़ समाज से आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो टिकट हुआ है, मैं उनको आपसे मिलाना चाहूंगा, और उनकी जो जिस प्रकार से वो कपड़े लगते पहने हुए हैं, जो उनकी उम्र है, वो भी आपको बताना चाहूंगा। नवल सिंह धाकड़ जो कि किरार समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री की समाज के हैं मध्य प्रदेश से, इनका टिकट हुआ है। और ये देखिए, किसी भी एंगल से बिल्कुल हाई प्रोफाइल ना लगते हैं, किसान के बेटे हैं ऐसा इनके देखने से लगता है। और ओबीसी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री के समाज से आते हैं। तो भैया, आप चुनाव लड़ने के लिए आपने बसपा क्यों चुनी, और बसपा से बेहतर विकल्प आपके लिए और भी कुछ हो सकते थे? तो मैंने बसपा इसलिए चुनी कि मैंने भी 8 साल भ्रमण किया कि कहीं मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए कि कल मुझे दल बदलू बनना पड़े। क्योंकि तीनों पार्टियों में मैंने भ्रमण किया था, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी। तो मैं तीनों पार्टियों में लगभग 8 साल क्या नाम है बिना उसके जाता था। कोई क्या नाम सूचना दिए, पेपर घर पे आता था तो पेपर में मैं देखता था कि कहाँ कार्यक्रम है, वहाँ पे ही मैं चला। फिर मैंने उसका मंथन किया तो उसमें हकीकत में जो हमारी लड़ाई लड़ी वो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि 1950 में जो बाबा साहब ने हमें 52% की हिस्सेदारी दी थी, वो 1950 से लेकर 89 तक पिछड़े वर्ग को बिल्कुल कतई कुछ नहीं दिया। कांग्रेस रही, बीच में बीजेपी भी रही। फिर साहब ने 1.5 महीने दिल्ली में आंदोलन करके जब हमें 14% की दिलवाई, आज उसको बीजेपी खत्म करने में लगी, जिसको मंडल कमीशन बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपके कपड़े लगते देख के लगता नहीं कि आप नेता हैं, है ना? बुरा मत मानना मेरी बात को, क्योंकि जो नेता होते हैं, जो कांग्रेस भाजपा से आते हैं, एकदम बिल्कुल हाई प्रोफाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, एकदम बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े, मतलब महंगे वाले कपड़े पहन करके आते। आप तो एकदम ऐसे लग रहे हो कि साधारण कार्यकर्ता है। तो बसपा ने आपको टिकट कैसे दे दिया? क्या भरोसा किया आप पे? मैंने संघर्ष किया जी, क्योंकि मैंने यहाँ की स्थिति देखी कि भाई हमारी समाज को 1972 से यहाँ टिकट क्यों नहीं मिला, 53-54 साल हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि लोग संघर्ष नहीं करते, और कुछ लोग क्या है कि मुख्यमंत्री के नाम पे क्या नाम है लोग पीछे लगे रहते थे क्योंकि उनको जानकारी नहीं है बेचारों को। तो मैंने यहाँ लोगों को समझाया, मेरी नीचे जमीनी क्या नाम है आवाज है। मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नीचे से क्या नाम है सर्वे करा ले। ये लोग मेरे सामने 20% भी आते हैं तो जो ये चाहेंगे उस शर्त को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे आगे क्या नाम कहीं से कहीं तक नहीं है जमीनी स्तर, क्योंकि मैंने नीचे मेहनत की है जमीनी। जब जाके नीचे से आवाज निकली है, जब जाके पार्टी ने भरोसा किया है। जहां तक बात आती है कि जिस विधानसभा से आपको टिकट मिला है, वहां पर धाकड़ों की संख्या कुछ ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि धाकड़ जो समाज है, किरार जो समाज है, वो मुख्यमंत्री के साथ न जाते हुए वो आपके साथ में आएगा? ऐसा विश्वास है आपको? बिल्कुल। आज क्या है कि मुझे धाकड़ समाज पर बहुत गर्व की बात है। आप मेरे साथ गाँव में चलोगे धाकड़ समाज में तो लगेगा कि वास्तव में कोई त्योहार है। अच्छा। यानी इतना क्या नाम है धाकड़ समाज में जोश है, क्योंकि 36 शहर यहाँ पे धाकड़ समाज है। 1972 से तो यहाँ पे टिकट ही नहीं दिया, और आज जो दिया है तो 53 साल में दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पे तो हमारी समाज का शोषण हुआ है। आप बता दो 2003 से क्या नाम मुख्यमंत्री हमारी समाज का होते हुए कहीं कोई समाज के लिए टिकट दिया हो? तो एक अकेला क्या नाम ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटों पे देते रहते और अपने नाम पे क्या नाम लेते रहते, और आज तक कहीं कोई मुख्यमंत्री ने समाज की कोई समस्या का हल नहीं की।
जातिगत जनगणना भी नहीं करा रहे हैं, तमाम मतलब लोग मांग कर रहे हैं ओबीसी के लिए, किसानों के लिए। वो तो हमारा ओबीसी क्या है कि समझ नहीं पा रहा, ओबीसी समझदार हो गया। जिस दिन ऐसे मैंने कोलारस में ओबीसी को जागरूक किया है, जैसे ऐसे मेरे जैसे और लोग लगे हैं ना, तो ओबीसी तो बहुत जल्दी जागरूक हो जाएगा। ओबीसी को मात्र वोट में बदलाव लाने की जरूरत है। ओबीसी को कुछ, क्योंकि हमें हमारे अधिकार बीएसपी वैसे ही दे रही है बिना संघर्ष किए, जबकि जो लोग रोडों पे घूम रहे हैं, इनका पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, जब भी नहीं दे रहे। पर उस चीज को जो लोग समझ ही नहीं रहे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं। अब मैंने कोलारस विधानसभा में समझाया तो ओबीसी सामने आया। वो क्षेत्र में आप जाएंगे, सर्वे बता देगा। चलिए, वरिष्ठ बसपा के कार्यकर्ता हैं जिला प्रभारी सुवालाल जाटव जी, आइए इनसे चर्चा करेंगे और किस प्रकार का माहौल है अभी कोलारस में, और साथ साथ शिवपुरी में किन आधार पर जाएंगे, किन मुद्दों के साथ में जाएंगे, क्योंकि दो जो कद्दावर नेता थे वो बसपा छोड़ करके जा चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या जनता में मतलब माहौल है इस बार बसपा को लेकर के? अभी क्या है, पूरी तरह से जनता बीजेपी और कांग्रेस के जो झूठे वादे इन लोगों ने किए थे उनसे जनता ऊब गई है। और जनता इस बार पूर्णतः मन बना चुकी है, क्योंकि भाजपा वाले लोगों ने तो इतना झूठ बोला है कि मैं जानता हूं शायद भारत के इतिहास में अभी तक किसी सरकार ने इतना झूठ बोला होगा। और भाजपा सरकार ने अभी जो चुनावी जो कार्यक्रम चलाए वो पूरे पार्टी का प्रोग्राम उन्होंने सरकार के पैसे से चलाया। सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की गई, कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया, बसें लगाई गई। ये जनता का पैसा लगा करके इन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया है। और अब जनता जागरूक है। हमारा 22-20% जो युवा है वो हर वर्ग का पढ़ा लिखा है और वो अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से जान चुका है। अब वो भाजपा और कांग्रेस के झूठे छलावे में आने वाला नहीं है। और जहां तक शिवपुरी जिले की अपन बात करते हैं तो शिवपुरी जिला यहाँ हमेशा जो महल से संबंधित लोग हैं उनकी गिरफ्त में रहा है राजनीति में, और उन्होंने कुछ जाति विशेष के लोगों को राजनीति में बढ़ावा दिया। और शिवपुरी शहर में आज से लगभग 20 साल पहले हमारा शिवपुरी को लोग यहाँ पर एक खदान का बहुत बड़ा रोजगार था, जिसमें हजारों लोग पत्थर निकाल करके अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे। लेकिन वहां पर सिंधिया जी सांसद ने उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके लोगों से रोजगार छीन लिया। वहां पर जंगली जानवरों को पालने के लिए हजारों एकड़ जमीन को जानवरों के लिए दे दिया। जब में से उसमें से पत्थर निकलता तो शिवपुरी में लोग बहुत मालामाल थे। गरीब परिवार के, गरीब समाज के लोगों के पास 4 व्हीलर गाड़ियां थी। आज उन परिवारों में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। ऐसा सिंधिया जी ने वहां पर किया है। और शिवपुरी को जो पर्यटक ग्राम घोषित किया है, इससे हमें भविष्य में कभी शिवपुरी में कोई फैक्ट्री लगने का संभावना चांस नहीं है, क्योंकि वो पर्यटक ग्राम घोषित कर दिया तो वहां पर ये प्रदूषण के नाम पर कभी किसी को फैक्ट्री लगाने की परमिशन ही नहीं देगी गवर्नमेंट। काफी ज्यादा तो यहाँ पर जनता को बिल्कुल शोषण किया गया है इन लोगों ने। और बीजेपी ने तो साहब लंबे लंबे वादे किए, 15 लाख का वादा किया। मैं जानता हूं किसी के खाते में 15 रुपए नहीं आए। वो तो वादे करते 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का बात किया था, वो आज तक मैं जानता हूं 2 लाख हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, उस शिक्षा को इस देश के गरीब समाज से छीनने का काम बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी। शिवपुरी की खासकर हम बात करें, शिवपुरी बहुत ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में मानी जाती थी, क्योंकि 2 विधानसभाएं ऐसी थी, करेरा और पौरी, यहाँ पर बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारते थे। लगातार 20-20 साल एक कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है और कार्यकर्ताओं द्वारा, क्योंकि वो बहुत गरीब कार्यकर्ता था, उसको चुनाव लड़ाया जाता है। लेकिन एन मौके पर जब वो विधायक बनना था वो भाग गया। तो क्या कहना चाहोगे आप इसके विषय में? मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि भाई इस देश के अंदर पहले बाबा साहब अम्बेडकर और मनुवाद की लड़ाई, लेकिन उस लड़ाई में हमने मनुवाद को तो परास्त किया, लेकिन मनुवाद के अंदर एक पूंजीवाद छिपा था। वो पूंजीवाद आज हम पर हावी हो गया है और उस पूंजीवाद की वजह से हमारे वर्कर को कहीं ना कहीं उन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। और इसमें मुख्य भूमिका कांग्रेस की रही है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को संदेश देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेसियों में हिम्मत है तो तुम्हारे कांग्रेस के 22 विधायक खरीद करके बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और तुम में हिम्मत है तो बीजेपी के नेताओं को तोड़ो, बीजेपी के नेताओं को खरीदो, तो तुमको पता चल जाएगा। अरे बसपा के ऊपर कांग्रेस ने दाव लगाया है, तो बसपा के लोगों को जो पूंजीवाद है उसकी वजह से बाकी की कार्यकर्ता या नेता भले ही चला गया,
आज भी सीपरी कैडर बेस जिला है। सबसे ज्यादा अगर कैडर बेस वर्कर हमारा है तो वो सीपरी में है। और ये भी हमारी 2-2 हजार वोट से गई है। करेरा में हम उपचुनाव में मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसमें हमसे चूक हुई है, लेकिन आम चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आदरणीय बहन जी ने हमें इधर हमारे नौजवान साथी जो लगातार 4 वर्ष से कोलारस विधानसभा में संगठन का काम कर रहे थे। नवल धाकड़ जी 19 में यहाँ पर विधानसभा के कोषाध्यक्ष रहे। इसके बाद 2020 से लगातार आज तक जिला महासचिव के पद पर इन्होंने काम किया। और पार्टी ने, आदरणीय बहन जी ने, हमारे प्रभारी जी ने, परम सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सबने एक वर्कर को यहाँ पर पार्टी के को सम्मान दिया है। हम हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगर ऐसे निर्णय हुए तो निश्चित है कि हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार किरार समाज जो किसके साथ में जाएगा, बसपा के साथ या फिर भाजपा के साथ? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए आप लोग बने रहिए द कवर पर। धन्यवाद।